हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमारे वीडियोस कंटिन्यू पढ़ रहे थे, खास करके देखा जाए तो ज्योग्राफी के कंटिन्यू आपके मानचित्र भूगोल की जो सीरीज़ थी उसमें आपने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, 3 महाद्वीप पढ़े हुए थे। अगला जो हमारा महाद्वीप है वो यूरोप है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यूरोप पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूं कि बीच में आपके 2-4 दिन वीडियोस नहीं डाल पाया मैं, जिसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था मेरी तबीयत का ख़राब होना। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ साथ इस वीडियोस में जो मेरी मेहनत आपके सामने आ रही है उसका बेनिफिट उठाइए। साथ में अगर बात करें तो अगर सारी चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और स्वयं भी थोड़ा सा कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहें और पढ़ें अच्छे से। पढ़ने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें जिन्हें लगता है कि चीज़ें बेहतर तरीके से मिल रही हैं, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर बेहतर लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो आज जो आपके सामने ये मानचित्र बना हुआ है, अगर इस मानचित्र की चर्चा किया जाए तो इस मानचित्र को मैंने पॉलिटिकल मैप के रूप में आपके सामने रखा है। यानी जो आज हम यूरोप पर चर्चा करेंगे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है यूरोप का, उसके बारे में विषय में देखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाने से पहले आपने अफ्रीका की 3rd सीरीज़ देखी होगी, तीसरा पार्ट देखा होगा। अगर तीसरा पार्ट देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि अफ्रीका के उत्तरी सीमा पर क्या है, यूरोप है, और अफ्रीका के पूर्वी सीमा पर अगर देखा जाए तो एशिया का रीजन है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका एशिया का रीजन है, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये एशिया का रीजन है। और इधर अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपका याद रखिएगा कि इससे दक्षिण में अगर हम जाते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अफ्रीका का रीजन है, जो आप ध्यान रखें। अगर हम यूरोप में सबसे पहले ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक सागर है जिसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। कौन सा सागर है ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। अगर आप लोग मेरे साथ मानचित्र बना सकते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप लोग एटलस का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। आप बोर्ड पर देखते चलिए, कंटिन्यू आप इसको दिमाग में बिठाते चलिए और कंटिन्यू आप इसे देखिए, जुड़े रहिए, ठीक है मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये नॉर्वेजियन सागर है। नॉर्वेजियन सागर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो यह उत्तर सागर है, नॉर्थ सी। क्या है, उत्तर सागर, इसी को नॉर्थ सी कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम जलीय क्षेत्र पर चल रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर हो गया, ये उत्तर सागर हो गया। इस तरफ आएंगे तो ये पूरा अटलांटिक का रीजन है, याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर का रीजन है। कौन सा रीजन है, अटलांटिक ओशन का रीजन है, आपको ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर। नॉर्थ सी से आगे बढ़ेंगे तो अगर हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये है बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। क्या है, बिस्के की खाड़ी, याद रखेंगे। ये क्या है, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। बिस्के की खाड़ी से आगे आएंगे तो ये अटलांटिक महासागर में जब आएंगे तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल के पास आगे हम चलेंगे तो क्योंकि इसके दक्षिण में अफ्रीका है, इधर आएंगे तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है भूमध्य सागर का है। क्या है, भूमध्य सागर, याद रखना है, मेडिटेरेनियन सी। कौन सा रीजन है, आप लोगों को बोर्ड सही तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। देखने में कोई कठिनाई हो रही है थोड़ा सा,
अब चीज़ें थोड़ा सा और स्पष्ट हो गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है याद रखना है, मेडिटरेनियन सी का रीजन है या भूमध्य सागर का रीजन है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटरेनियन सी है। इस भूमध्य सागर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये आपका, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो छोटे छोटे से द्वीप हैं, एक ये द्वीप हो गया, एक ये द्वीप हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और बना दीजिए, ये द्वीप हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और द्वीप है ऐसे, इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर जो सागर है उसे कहते हैं टिरेनियन सागर। कौन सा सागर? टिरेनियन सागर, टिरेनियन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, टिरेनियन सागर। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनते चलिएगा। ये टिरेनियन सागर का रीजन भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ठीक है। टिरेनियन सागर है। टिरेनियन सागर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आएंगे, ये इस रीजन में अगर आप आएंगे तो इस रीजन में आते हैं तो ये है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, कौन सा सागर? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर से आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अगर हम पहुँचते हैं तो इसे कहते हैं आयोनियन सागर। आयोनियन सागर, ये जो मानचित्र भूगोल की श्रृंखला है ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानचित्र भूगोल एक मानचित्र के द्वारा भूगोल या ये मैपिंग का जो पोर्शन है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आने वाला यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एमपी पीसीएस हो, यानी किसी भी राजस्थान पीसीएस हो, साथ में मैं अगर बात करूं तो वनडे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। इनफैक्ट हाल फिलहाल में यूपी में खंड शिक्षा अधिकारी होने वाला है, आरओ होने वाला है, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, सभी जगह के लिए है इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप बार बार जितनी बार देखेंगे आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठती जाएंगी और एक टाइम पीरियड आएगा कि सारा का सारा चीज़ आपके दिमाग में माइंड पे होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको इसे देखना है। इस आयोनियन सागर से आगे चलेंगे तो अगर हम बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि यह जो रीजन है, अगर इसकी बात करें तो यह एजियन सागर है। क्या है? एजियन सागर। यूरोप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कौन सा सागर है? एजियन सागर। एजियन सागर से आगे चलेंगे तो ये है काला सागर, ब्लैक सी। काला सागर जो यूरोप और एशिया के मध्य में है, याद रखना है, यूरोप और एशिया के मध्य में कौन सा सागर है? काला सागर है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, इसको फिर से ध्यान से देखिएगा। तो अगर बात करें तो सबसे पहले नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर सागर या नॉर्थ सी, उत्तर सागर से आगे चलेंगे तो बिस्के की खाड़ी, फिर अगर हम प्रवेश करते हैं तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद टिरेनियन सागर, टिरेनियन सागर के बाद एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के बाद आयोनियन सागर, आयोनियन सागर के बाद एजियन सागर, एजियन सागर के बाद काला सागर, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए एक बार फिर से बोर्ड आप देखिएगा। सबसे पहले यूरोप में हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो नॉर्वेजियन सागर, मेरी आवाज़ सुनते जाइए, मैं थोड़ा सा इसीलिए पीछे खिसक रहा हूँ कि आप बोर्ड देख सके। नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर से जब आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखते हैं उत्तर सागर या नॉर्थ सी उसे कहते हैं। उत्तर सागर के बाद अगर बात करें तो बिस्के की खाड़ी का क्षेत्र है, बिस्के की खाड़ी से फिर आगे बढ़ेंगे तो हम भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। भूमध्य सागर के बाद अगर बात करें तो टिरेनियन सागर, फिर आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के बाद आयोनियन सागर, फिर एजियन सागर, फिर काला सागर, ठीक है। ये आपके सागर के क्षेत्र हुए यूरोप के, जो आपको दिमाग में बिठाना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, ये तो हम दिमाग में बैठ गया कौन कहाँ है चित्र में, लेकिन हम इसको कैच कैसे करेंगे? अगला ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर यूरोप में उत्तर
पश्चिम की तरफ आइए तो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आइसलैंड, द्वीपीय देश है। कौन सा है? आइसलैंड, द्वीपीय देश। और इस आइसलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है रिकजैविक। क्या नाम है आइसलैंड की राजधानी का? रिकजैविक। इस रिकजैविक की विशेषता क्या है? अगर इस पर चर्चा किया जाए तो यह ध्यान रखिएगा कि रिकजैविक विश्व की एक ऐसी राजधानी है जो सबसे उत्तर में स्थित है, नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की एक ऐसी राजधानी है जो सबसे उत्तर में स्थित है। कौन सी राजधानी? आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक। ठीक, ध्यान रहेगा। इसके बाद आइएगा तो नॉर्वेजियन सागर के पास यहाँ पर जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद आगे चलेंगे तो यह जो देश है इसका नाम है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। तो नॉर्वे के बाद स्वीडन। स्वीडन के बाद आइएगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। तो सबसे पहले कौन सा देश हुआ? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद अगर बात करें तो स्वीडन। स्वीडन के बाद अगर बात करें तो फिनलैंड। फिनलैंड के बाद आएंगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस्टोनिया है। ये बड़ा सा देश अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो ये रूस का हिस्सा है, रशिया है। आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। किसमें किसमें? आपके यूरोप में और एशिया में। तो यहाँ पर जो हिस्सा आ रहा है रूस का वो किसका है? आपके यूरोप का हिस्सा है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर यहाँ पर जो ये देश दिख रहा है छोटा सा, यह है एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया। सिविल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वनडे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एस्टोनिया के बाद लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पर रूस का क्षेत्र है कलिनिनग्राड। कलिनिनग्राड के बाद जब यहाँ आएंगे तो ये अगर आपसे पूछा जाए कलिनिनग्राड के बाद तो ये है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड के बाद आगे चलेंगे तो ये जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा, अगर विश्व इतिहास आपने पढ़ा होगा। ठीक है। नाजी वगैरह का टाइम पीरियड था, हिटलर मुसोलिनी का टाइम पीरियड था, तो उस समय जर्मनी वगैरह बहुत शक्तिशाली थे। तो पोलैंड, जर्मनी। जर्मनी के बाद आएंगे तो यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम, फिर आइए तो फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस के बाद आएंगे तो यहाँ पर ये है स्पेन। याद रखना है कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन के बाद इधर आएंगे तो ये है पुर्तगाल। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पुर्तगीज़ वगैरह आए व्यापार करने हमारे यहाँ। पुर्तगीज़ आए, डच आए, ठीक है, फ्रांसीसी आए, तो सब यहीं से आ रहे थे, सब यहीं से आने वाले व्यापारी थे। और लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन का नाम देते हैं, ठीक है, इंग्लैंड, यानी यही आए जो हमारे ऊपर साम्राज्य किए। 250 वर्षों तक साम्राज्य करने वाले अगर 200 वर्षों तक कोई थे तो वो ये थे। 1600 से लेकर के 1947 तक लगभग अगर बात किया जाए तो आप जान ही रहे हैं लगभग 1600 से शुरुआत होती है व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन 1857 से लेकर महारानी विक्टोरिया ने 1947 तक शासन किया। और इसके पहले अगर देखिएगा तो 100 वर्ष कंपनी शासन करती, तो 200 वर्षों तक शासन किया और 100 वर्ष तक व्यापार किया। लगभग 300-350 साल तक हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आधिपत्य स्थापित करते रहे ये।
ठीक है, तो ये यहीं से आए। अब इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर आओगे तो ग्रीस है, यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड है। ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड सबसे महत्वपूर्ण देश है, घूमने लायक है, सुंदर है, प्यारा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, छोटा सा देश है। सोने का खनन नहीं भी होता है तब भी सोने का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर करता है। स्विट्ज़रलैंड के बाद यहाँ पर देखिएगा तो ऑस्ट्रिया वगैरह का रीजन है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, ठीक है, रोमानिया है। यहाँ काला सागर के पास आएंगे तो यहाँ पर यूक्रेन है। जितने महत्वपूर्ण देश है सब मैं बता दे रहा हूँ। यूक्रेन याद रखिएगा, यूक्रेन के पहले यहाँ पर रोमानिया वगैरह है, ठीक है। खास करके इतने देश आपको तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा इसे ध्यान रखना है, ये है इटली। कौन सा देश है? इटली। क्लियर? तो कौन कौन से देश हो गए? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, फिर इटली, यहाँ पर ग्रीस वगैरह, फिर यूक्रेन वगैरह, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया का रीजन हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, इधर आइसलैंड हो गया और उधर रशिया हो गया, ठीक। एक बार मानचित्र देखिएगा, फिर से मेरे साथ रिवाइज करिएगा, देशों को दिमाग में बिठाना है। खास करके अगर आप सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो सारे देश मेरी ध्यान से सुनते चलिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर रशिया, रशिया के बाद इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कलिनिंग्राड, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फिर आइए यहाँ पर अंदर बाहर की तरफ इटली। इटली के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कई छोटे छोटे देश हैं, फिर ग्रीस वगैरह का रीजन है, ठीक है। ग्रीस के बाद अगर देखेंगे तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब अंदर की तरफ बेलारूस वगैरह है। यहाँ पर आइए तो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य के बाद यहाँ पर स्लोवेनिया है, ठीक है, हंगरी है, ये सारे देश यहाँ पर पड़ेंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर देश हुए, इसके साथ यहाँ पर आप देखिए यह रीजन खाली है, तो यह जल का ही क्षेत्र है। अगर बात करें, ये है बाल्टिक सागर। क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, यहाँ तक तो बाल्टिक सागर का क्षेत्र है। अगर इसकी बात करें तो ये बोथनिया की खाड़ी है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोथनिया की खाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे मेरे बंधुओं भाइयों। तो याद रखना है, बाल्टिक सागर की बात करें तो ये बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है। मानचित्र से थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा। मज़ा इसलिए आ रहा होगा कि अगर देखेंगे तो ये मानचित्र से ही हम घूम रहे हैं, बोथनिया की खाड़ी हो गए। अब बहुत सारा सा खिचड़ी सा पका हुआ है, लेकिन कोई खिचड़ी नहीं है, ये अलग अलग जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। बोथनिया की खाड़ी के बाद यहाँ पर आ जाइए, ये रीजन तो ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के दक्षिण में है तो फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। याद रखेंगे, ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये है डेनमार्क। आपको याद होगा उत्तरी अमेरिका पढ़ाते समय मैंने बताया था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और उस द्वीप पर अधिकार किसका था? इसी डेनमार्क का है। यहाँ तक कि अगर डेनमार्क की बात किया जाए तो डेनमार्क की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से आपकी दुग्ध उत्पादन या खास करके मांस प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है, यानी पशुओं से संबंधित उद्योग काफ़ी ज़्यादा है। सर्वाधिक दुग्ध का जो एक रेशियो होता है उत्पादन का कि प्रति पशु के हिसाब से सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आपका डेनमार्क ही करता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बेहतर है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, मिल्क सबसे बेहतर माना जाता है यहाँ का, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का कार्य करने वाला और डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ का विकास करने वाला यूरोप में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? डेनमार्क है, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिएगा कि अगर बात किया जाए तो नॉर्वेजियन सागर, फिर उत्तर सागर, फिर बिस्के की खाड़ी, फिर भूमध्य सागर, फिर ट्रेनियन सागर, फिर एड्रियाटिक सागर, फिर आयोनियन सागर, फिर एजियन सागर, फिर काला सागर। अब आइए देशों में, तो यहाँ पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर नॉर्वे। अब नॉर्वे का संबंध नॉर्वेजियन सागर से हो गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
बोथनिया की खाड़ी, अब पॉइंट देखते चलिए, एग्जाम में पूछेगा कहाँ से। बोथनिया की खाड़ी किन दो देशों के मध्य में है? तो फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अब अगर बोथनिया की खाड़ी के साथ साथ यह पूछे कि बाल्टिक सागर पर स्थित कौन कौन से देश हैं जो बाल्टिक सागर से संबंधित हैं, तो आप ध्यान से देखिए बाल्टिक सागर पर स्थित देश कौन कौन से आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्वीडन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। फिनलैंड जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? पोलैंड जुड़ा है। जर्मनी जुड़ा है। डेनमार्क जुड़ा है। कर सकते हैं, यानी बाल्टिक सागर पर स्थित देश अगर आपसे पूछे तो निश्चित रूप से कर लें। अगर आपसे पूछे कि फिनलैंड जो है फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड किस देश के दक्षिण में है, तो फिनलैंड के दक्षिण में है। सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उत्तर सागर का संबंध निम्न में से कौन से देश से है या नहीं है? तो उत्तर सागर या नॉर्थ सी से जुड़ने वाले देश डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, यहाँ पर इसे भी जान लो, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इधर यूके। क्लियर? ये किससे जुड़े हुए हैं? नॉर्थ सी से जुड़े हुए। अब फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, यानी इस ग्रेट ब्रिटेन के मध्य में यहाँ पर है इंग्लिश चैनल। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमेशा हम देखते हैं कि कई तैराक कहते हैं कि मैंने इंग्लिश चैनल पार कर लिया। तो इंग्लिश चैनल किसके किसके मध्य है? यूके और फ्रांस के मध्य है इंग्लिश चैनल, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को जैसे ही आप पार करेंगे बिस्के की खाड़ी, तो बिस्के की खाड़ी का संबंध किन देशों से है? फ्रांस से है और स्पेन से, याद रखिएगा, पुर्तगाल से नहीं। पुर्तगाल का बॉर्डर लाइन देखिए नीचे की तरफ है। तो फ्रांस और स्पेन से है बिस्के की खाड़ी का संबंध। अब अगर पूछा जाए भूमध्य सागर पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो स्पेन, फ्रांस, इटली। क्लियर है? स्पेन, फ्रांस, इटली। ठीक। इटली देश को अगर देखा जाए तो इटली देश की राजधानी की अगर बात करें तो रोम है, और रोम काफ़ी अच्छा शहर है। यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। आपको याद होगा या मैं बताऊँगा आगे चल कर के चीज़ें, अगर आपने पढ़ा होगा तो। वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, तो वेटिकन सिटी रोम से संबंधित है, जो इटली से ही संबंधित है। इटली भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान देश माना जाता है यूरोप में, लेकिन काफ़ी संपन्न है, काफ़ी महंगा है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है इटली वगैरह, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इटली का एक शहर है वेनिस, जो यहाँ पर स्थित है। और वेनिस शहर की अगर बात किया जाए तो वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। वेनिस शहर को आगे मैं नोट करवा दूंगा, याद रखिएगा। तो वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाइए काला सागर के पास। अगर हम ब्लैक सी पर पहुँचते हैं तो मैंने बताया यूक्रेन का रीजन है। ठीक है, पूरा का पूरा ये अगर यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा यूक्रेन का ऐसे क्षेत्र है। तो अगर यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन का यह जो क्षेत्र है ये है क्रीमिया प्रायद्वीप। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और काफ़ी ज़्यादा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम का भी भंडार है, उत्पादन होता है, और ख़ास करके आसपास का क्षेत्र कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रूस ने अधिकार कर रखा है, क्योंकि पहले 1991 से पहले ये सारा पोर्शन रशिया का ही था, USSR कहलाता था वो। और 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो उस दौर में कई खंड हो जाता है रशिया का, यानी कई खंड में, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे ये सारे देश अलग हुए। तो क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का था, लेकिन रूस ने अधिकार कर लिया। इस बेस पर अधिकार कर लिया कि वहाँ पर शांति व्यवस्था अच्छी तरीके से स्थापित नहीं हो पाती। लेकिन अगर देखा जाए
कि बाकी मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है वहाँ पर पेट्रोलियम आदि के भंडार का पाया जाना। उसे कब्जा करने के लिए क्रीमिया प्रायद्वीप पर किसने अधिकार कर रखा है, रूस ने। इसके अलावा अगर देखोगे तो यह जो छोटा सा रीजन है यह है अजोव सागर। बहुत एग्जाम में पूछता है कि अजोव सागर का संबंध किससे है, तो यूरोप से है। और किससे, तो यूक्रेन और रसिया से है। किस सागर के पास है, तो बड़े रूप में काला सागर के पास है। तो याद रखिएगा अजोव सी, अजोव सागर, ध्यान रखना है। तो अजोव सागर का संबंध किससे हो गया, क्रीमिया प्रायद्वीप के पास से हो गया, जो पूरी तरीके से इससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ छोटा सा सागर है यूरोप का, अजोव सागर। ठीक है, तो ये रहा आपका फिजिकल रीज़न और ख़ास करके वाटर बॉडी रीज़न जो आपको तैयार करना है निश्चित रूप से। तो कम से कम 3-4 बार यह वीडियोस देखिएगा और एक बार तैयार करिएगा। लास्ट टाइम मैं एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप बोर्ड देखते जाइए, मेरी आवाज़ सुनते जाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम यूरोप के देशों की बात करें तो सबसे पहले आइसलैंड द्वीपीय देश है। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, विशेषता विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। इसके बाद आएंगे तो नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर से आगे चलिएगा तो नॉर्वे, नॉर्वे के बाद चलोगे तो स्वीडन, स्वीडन के बाद चलोगे तो फिनलैंड। अब स्वीडन और फिनलैंड के बीच में अगर मध्य में देखा जाए तो बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड के दक्षिण में गल्फ ऑफ फिनलैंड यानी फिनलैंड की खाड़ी। इसके बाद रूस का क्षेत्र, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और के बाद पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। यहाँ पर बाल्टिक सागर है। जर्मनी के बाद चलेंगे तो नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर सागर है। यहीं पर यूनाइटेड किंगडम और यूके और फ्रांस के मध्य में इंग्लिश चैनल। इसके बाद आएंगे तो फ्रांस और स्पेन के रीजन के पास बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। स्पेन के बाद पुर्तगाल। फिर आइए तो फ्रांस भूमध्य सागर के क्षेत्र में तो स्पेन, फ्रांस के बाद इटली। ठीक है, उत्तर की तरफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह का क्षेत्र है। यहीं पर इटली के पास ही ट्रेनियन सागर। आगे चलेंगे एड्रियाटिक सागर। मैंने यहाँ पर वेनिस शहर बताया। वेनिस शहर की विशेषता कि वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। इसके दक्षिण में आयोनियन सागर। आयोनियन सागर से आगे चलिएगा तो एजियन सागर का क्षेत्र आएगा। ठीक है, फिर यूक्रेन वगैरह का क्षेत्र है। यहाँ पर काला सागर का क्षेत्र है। काला सागर के दक्षिण में एशिया है, उत्तर में यूरोप है। यहीं पे क्रीमिया प्रायद्वीप है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा करंट में। ठीक है, क्रीमिया प्रायद्वीप के आसपास पेट्रोलियम का भंडार है। यहीं पर अजोव सागर का क्षेत्र है जो काला सागर से संबंधित है, चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, ये रसिया का क्षेत्र है। इस तरीके के ये आपका यूरोप का पॉलिटिकल रीजन रहा जिसमें मैंने देश भी बताए और वाटर बॉडी रीजन भी बताए। 2-3 बार ये वीडियोज़ देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। साथ में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। स्वयं भी देखिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट करिए। आपसे रेगुलर आपको इस चैनल में, मेरे चैनल में या आपके चैनल में, इसी चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे और उसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाइए। ज्योग्राफी का मानचित्र के द्वारा भूगोल पोर्शन चल रहा है। साथ के साथ कोशिश होगी कि साइंस के कुछ पोर्शंस आपको उपलब्ध हो सके और ज्योग्राफी के साथ बहुत जल्दी मैं संविधान का भी पोर्शन शुरू करूंगा, यानी पॉलिटी का भी बैच, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भी आपको पोर्शंस और वीडियोस मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।